चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग मैथ का जो चैप्टर 6 है ना, लाइन एंड एंगल्स, है ना। लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, पहले कुछ बेसिक्स बात समझ लेते हैं कि आखिर ये लाइंस और एंगल्स क्या है। ध्यान देना, मैं बस यही एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स का, लाइंस का एल नहीं पता, एंगल्स का ए नहीं पता, मैं बस यही एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैं एकदम बेस से बता रहा हूं, एकदम बेस से। बस आपका काम है ध्यान से समझने का, सुनने का और लिखने का काम है आपका घर में। बात समझ में आ रहा है? इसका सारा स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो सबसे पहले लाइन। अब लाइन को समझाने से पहले ध्यान देना, यहां पर अगर मैं एक डॉट बना दूं, एक डॉट बना दूं, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको मैं अगर बोलूं डॉट, तो ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया, इंग्लिश वर्ड हो गया डॉट। लेकिन अगर मैथ की भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या बोल दिए? पॉइंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी एक पॉइंट से अगर मैं एक लाइन खींचता हूं किसी दूसरे तरफ, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, है ना, तो इस लाइन को लाइन करके क्या कहेंगे? रेज। क्या कहेंगे? रे। क्योंकि रे का जो होता है ना वो वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। किसका? रे का। पहली बात ये, तो ये रे बना क्या? पॉइंट से ही बना। बात समझ आ रहा है? एक पॉइंट से क्या हुआ, एक तरफ, सिर्फ एक ही तरफ हम लोग लाइन लेके गए, ठीक है। एक तरफ हम लोग क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दिए जिसका एक एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो एंड पॉइंट हो जाए, ये ए और बी, ये दो एंड पॉइंट है। तो दो एंड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसके क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट होते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा जो कि मेनली लाइन है, ये देखो, अगर तुम लोग एरो पे ध्यान दो, यहां पर देखो एरो, यहां पर एक पॉइंट था, तो एक एंड पॉइंट था, इसलिए हम उसको रे कहे। दो एंड पॉइंट था, लेकिन उसके किनारे किनारे हम लोग लाइन को और आगे खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। तो ये लाइन जो होगा ये यहीं तक आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए वहां पर ऐसे बना के रखे थे। लेकिन यहां पर देखो दोनों एक जगह से दूसरी जगह, यानी देखो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, अगर हम और आगे एक्सट्रापोलेट करें तो आगे चला जाएगा, यहां से भी आगे हम खींचना चाहें तो आगे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं दिख रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइन, सिर्फ लाइन, ठीक है। इसके नो एंड पॉइंट, ठीक है। यानी क्या पता चला? एक पॉइंट है तो उसको हम लोग डॉट या फिर पॉइंट बोलते हैं। अगर एक पॉइंट से हम एक तरफ कोई लाइन ड्रॉ कर दिए तो उसको हम लोग रे बोलते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है ना। जिसके दो एंड पॉइंट होंगे, एंड पॉइंट मतलब आप ना ही यहां से आगे खींच सकते हैं ना ही यहां से आगे खींच सकते हैं, वो एंड हो गया पॉइंट, है ना। वहीं पर जाकर पॉइंट एंड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। और ये क्या है? यहां पर कहीं भी एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहां भी और चाहे तो हम आगे खींच सकते हैं, यहां भी चाहे तो और आगे खींच सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। इसलिए उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हमको ये बताना, ये क्या है? ये लाइन है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? लाइन है, दोनों लाइन है। तो जब दो लाइन आपस में कहीं मिलते हैं, जब दो लाइन आपस में कहीं मिलते हैं, तो इस दोनों लाइन को, इस लाइन को ही हम लोग बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन आपस में मिलते हैं तो लाइन को, देखो लाइन बोला गया है, लाइन को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये लोग मिले हैं, जिस पॉइंट पर आज लोग आकर मिले हैं, तो इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? अभी हाँ, इस लाइन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन आया दो, क्या एक अकेला ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए दो लाइन, कम से कम दो लाइन तो होना चाहिए, कम से कम
दो लाइन होना ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और जहां पर वो मिलेंगे, जहां पर वो लोग आपस में कटेंगे, जहां पर वो लोग आपस में टच होंगे, जिस पॉइंट पर टच होंगे, जिस इंस्टेंस पर टच होंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो मेरा ए जो पॉइंट है वो मेरा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, एक और वर्ड आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? कि दो लाइन आपस में कहीं ना कहीं मिले, है ना? और नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो कभी भी आपस में ना मिले। तो जब नॉन इंटरसेक्टिंग, ध्यान देना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन भी कहते हैं। पैरेलल लाइन, क्योंकि देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है? ये दोनों जब हम लोग ऐसा बोल दें कि ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगे, अगर ऐसा हम बोल दें कि ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन होगा वो कैसा लाइन होगा? पैरेलल लाइन या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना? अच्छा, ये बताओ, क्या ये लाइन, ध्यान देना, ये लाइन क्या आपस में मिला है? नहीं मिला है, मिला नहीं है, तो क्या इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे या फिर पैरेलल लाइन बोलेंगे? ध्यान देना, इसको इंटरसेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट करूं, मैं आगे लेकर आऊं, तो एक इंस्टेंस ऐसा आएगा कि यहां पर ये लोग मिल ही जाएगा। नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइन उसको बोलेंगे कि कहीं भी एक्स्ट्रापोलेट कर दो, कहीं भी लेकर चल जाओ, इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, यानी 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है? हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो आगे जाकर वो क्या बना लेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बना लेगा, है ना? तो जो रेलवे का जो पटरी होता है, तुम देखोगे रेलवे का जो पटरी होता है वो कैसा होता है? वो पैरेलल लाइन का होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी जो इंजन का जो चक्का होता है वो पैरेलल लाइन पे ही दौड़ रहा होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, सीढ़ी को भी देख लो तुम, समझ में आ गया? तो ये कुछ बातें हो गई किसकी? लाइंस की। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, 180 डिग्री ही बनेगा, उससे कम हो गया, अगर 179 हो गया तो समझ लेना कि आगे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगा, वो मिल ही जाएगा। समझ में आ गया? आगे जाकर वो क्या हो जाएगा? आपस जाकर वो मिल ही जाएगा, वही इंटरसेक्टिंग लाइन है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ध्यान देना, एक होता है कोलिनियर पॉइंट, है ना? वो पॉइंट की बात होती है। तो देखो, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई एक लाइन और एक लाइन के अंदर दो से अधिक पॉइंट हो, दो से अधिक पॉइंट हो, दो या दो से अधिक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट, है ना? और अगर लाइन को बोले तो क्या बोलेंगे? कोलिनियर लाइन। बात समझ में आ गया? हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट की बात हो रही है कि दो ही एंड पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? तनवीर, तुमको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग ये पढ़े कि जो रे होता है वो एक एंड पॉइंट होता है, एक पॉइंट से हम लोग लाइन खींचते हैं, उसको रे कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, दो एंड पॉइंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब बात नहीं पता है ना, तो आप समझ लो कि उतने साल आप पीछे हो, क्योंकि ये सारी बातें 5 क्लास में बताई जाती है, लेकिन आप लोग भूल चुके हो या आप लोग को पता नहीं है। दो में से एक रीजन है, तो अभी इसको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर काम आएगा ही आएगा। एग्जाम में लिखने नहीं बोलेगा कि रे क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके से कोई जो छोटा भाई बहन है आपसे, वो पूछ देगा कि दीदी या भैया हमको बताइए जरा लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो बता सको। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये वाला जितना पार्ट है वो चला जाएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं। लाइंस के बारे में तो हम लोग समझ लिए, अब थोड़ा एंगल्स के बारे में समझते हैं, ठीक है? थोड़ा एंगल्स के बारे में समझते हैं। नाइन क्लास में नहीं है, वो सब 7 क्लास में होता है। समझ में आया? 7 क्लास नहीं पढ़ रहे।
चलिए सबसे पहला जो हम लोग पार्ट देखते हैं वो हम लोग देखेंगे एक्यूट एंगल। पहले एंगल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद टाइप्स बताएंगे। ठीक है, एंगल क्या होता है, ध्यान देना। एंगल क्या होता है, किसी एक पॉइंट से, ध्यान देना मेरी बात को, कोई पूछेगा एंगल क्या होता है, कोई बच्चा डिफाइन नहीं कर पाता है, समझा ही नहीं पाता है कि एंगल क्या है, बस उसको पता है कि एक्यूट एंगल होता है। अगर बोलो तो यहां पर हम पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछे, छोड़ो, सब सब रिकॉर्डिंग चला जाएगा। तो ध्यान देना, देखो ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग डॉट बोलेंगे। एक पॉइंट से मतलब कॉमन पॉइंट से अगर दो रेज निकलता है, एक कॉमन पॉइंट से दो रेज निकल रहा है, क्या रेज है कि नहीं पहले ये बताओ। रेज है ना, ये भी एक रेज है, ये भी एक रेज है, और दोनों का दोनों रेज एक एंड पॉइंट से निकला है, एक कॉमन पॉइंट से निकला है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल। यानी एंगल बनने के लिए एक पॉइंट, वो भी कौन सा पॉइंट, कॉमन पॉइंट है ना, और वो दोनों कॉमन पॉइंट से दो रेज निकलने चाहिए। समझ में आ गया, लाइंस नहीं। लाइन कैसे होगा, लाइन के लिए तो फिर तो ये पॉइंट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइन में तो पॉइंट ही नहीं होता है। यहां तो हम पॉइंट ला दिए ना, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब यहां पर देखो, ये तो हम लोग जान गए कि एक पॉइंट से दो रेज निकल रहा है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, एंगल्स कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा एंगल्स की बात करेंगे ना तो नाम चेंज हो जाएगा। ये जो हम लोग रे बोल रहे हैं, ये भी रे बोल रहे हैं ना, ये हम लोग पॉइंट बोल रहे हैं ना, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट को अब हम लोग पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एंगल बन गया ना, ये एंगल बन चुका है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम लोग एंगल बोल दिए। क्या बोले, एंगल। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अब इसको हम लोग पॉइंट ना बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे इसको क्या, इसको पॉइंट के जगह पर बोलेंगे वर्टेक्स। क्या कहेंगे, वर्टेक्स। और जो हम लोग इसको रे कह रहे थे ना, रे, ठीक है, उसको अब हम लोग रे नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे आर्म। क्या बोलेंगे, आर्म। इसका मतलब कि एक एंगल जो होता है वो दो आर्म और एक वर्टेक्स से बना होता है, और ये दोनों आर्म जो होते हैं ना वो एक कॉमन वर्टेक्स के पास होता है। अच्छा, कॉमन का वर्ड मतलब क्या होता है, कॉमन को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सेम टू सेम। बात समझ आ रहा है, यानी कॉमन भाषा को मतलब कॉमन को बोलते हैं सेम टू सेम। या तो कॉमन बोलो, या तो कॉमन बोलो, या तो सेम टू सेम, है ना। सेम सेम नहीं है, सेम सेम छी ऐसा वो वाला नहीं, सेम टू सेम, है ना। जैसे क्या होता है, मान लो कि तुम भी पेन लेकर आया, तुम्हारा दोस्त भी पेन लेकर आया, दोनों सेम, तो तुरंत उसको चीटी काटना शुरू कर देते हो, सेम टू सेम करने लग जाते हो ना। इसका मतलब क्या, कॉमन। इसका कहने का मतलब यही है, हाँ सेम पिंच, है ना, सेम पिंच कर देते हो। तो बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन। अब सेम टू सेम नहीं बोलेंगे, है ना, क्या बोल देंगे हम लोग, क्या बोल देंगे, कॉमन। तो एक बात याद रखना कि जो एंगल होता है वो कॉमन वर्टेक्स से बनता है। अब उसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्यों, क्योंकि ये भी आर्म और ये भी आर्म, दोनों का कॉमन ये पॉइंट है, इसलिए कॉमन वर्टेक्स होता है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को एंगल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं एंगल का, एंगल पता चल गया ना क्या होता है एंगल। किसी को डाउट है एंगल से, चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जो सबसे पहले, ये थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ एंगल, क्योंकि ना मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबको पता ही होता है। तो जो पहला टाइप ऑफ एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, सिंपल सी बात है। एक्यूट एंगल कैसा एंगल होता है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि, ध्यान देना, जो कि हमारा क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, अगर लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अच्छा तनवीर, तुमको समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है।
अच्छा, दूसरा जो एंगल हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राइट एंगल। क्या पढ़ते हैं? राइट एंगल, मतलब जो इक्वल होता है 90 डिग्री के, है ना। राइट एंगल मतलब क्या होता है? इक्वल होता है 90 डिग्री के। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से जो कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो। अगर फिगर देखोगे ना तो कुछ ऐसा बनता है उसका, इसका फिगर देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है। 90 डिग्री को अगर दिखाना ना तो ऐसे यहाँ पर बॉक्स पिक्चर बना दोगे तो ऑटोमेटिक नोन हो जाता है कि ये 90 डिग्री है। किसी भी फिगर में अगर ऐसा एंगल बना हुआ है ना, बॉक्स जैसा, तो समझ में कि वो 90 डिग्री बता रहा है। बात समझ में आया? अच्छा, इसके बाद जो एक एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है? ज्यादा होता है, और इसका एंगल कुछ इस तरीके से बनता है। हाँ, ध्यान देना कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा तो तुम लोग बहुत ज्यादा बोल सकते हो, इसलिए इसके लिए क्या करते हैं कि 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। बात समझ में आ रहा है? देखो मेरे को पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर मैंने डिग्री नहीं लगा रखा, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। अच्छा, एक और एंगल होता है, आप लोग जानते होंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो कि किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, और उसका फिगर ना कुछ ऐसा बना होता है ना, स्ट्रेट जैसा बना होता है। आप लोग ये सब जानते हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो कि क्या होता है कि 180 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। ये देखो जनरली ऐसा बना होता है, ये इस तरीके से। अच्छा, एक इसका फॉर्मूला भी होता है, ध्यान देना। अगर कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, रिफ्लेक्स एंगल, तो तुम्हें क्या करना होगा? 360 डिग्री माइनस जो भी पर्टिकुलर एंगल दिया गया होगा, है ना, गिवन एंगल। गिवन एंगल, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मेरे पास ये दे दिया 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री दे दिया, और हमको बोल रहा है कि बताओ इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो रिफ्लेक्स मतलब ये वाला पार्ट, हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के क्या करना होगा? 360 माइनस गिवन एंगल। गिवन एंगल कितना है? 60। तो इसका मतलब कितना हो गया? 300। क्या 300 रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि 180 से ज्यादा, तो सही बात है, 300 जो है वो 180 से ज्यादा है, और 360 से कम, तो 300 जो है वो 360 से कम होता है। इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। बात समझ में आया? तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, बात समझ में आया? ये सब एकदम नीचे। हाँ, एक वो भी आ गया कंप्लीट एंगल, है ना। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 के, है ना, तो वो भी लिख ही देता हूं। हाँ, कंप्लीट एंगल जो कि इक्वल होता है किसके? 360 डिग्री। वैसे एक जीरो एंगल भी होता है, उसका यूज नहीं होता इसलिए नहीं लिखते। जीरो एंगल जो कि 0 डिग्री का होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई, ये लोअर क्लास तक की बातें थी। थोड़ा सा और आप ऊपर उठेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो कुछ और एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना। अब एंगल जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है दो एंगल का सम, दो एंगल्स का सम अगर इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। कोई भी दो एंगल, कितना भी हो, कोई भी दो एंगल ले लो और उन दोनों को ऐड करो। अगर वो दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे कितना डिग्री आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो वैसे दो एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एग्जांपल से बता रहा हूं, मान लो कि मेरा ये 30 डिग्री है, सपोज दैट ये 30 डिग्री है ना, और मान लो कि ये मेरा 60 डिग्री है, तो क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा? हाँ, क्योंकि इन दोनों का सम देखो 30 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहलाने लगेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग हैंग करने लगेगा तो हमको बता देना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें दो एंगल की जरूरत पड़ती है, और दोनों एंगल का सम, ध्यान देना, सम, ठीक है, किसके बराबर हो? 90 डिग्री के। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है?
सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, दो एंगल ले लिए और उन दोनों का जोड़ अगर 180 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया? 180। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मेरे पास एक 120 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है ना। तो देखो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया हाँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री बस यहाँ तो दोनों पर ध्यान देना है। दोनों में दो एंगल होता है और ऐड होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक जोड़ करके 90 बनता है और एक जोड़ करके क्या बनता है? 180 बनता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताओ कि अगर दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है तो एक एंगल का सम कितना होगा? अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल हैं और मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं और दोनों इक्वली हैं, दोनों एंगल क्या है? इक्वली हैं, तो बताओ एक एंगल का सम कितना होगा? 45। सिंपल सी बात है, 45 45। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछता है कि दोनों एंगल सेम हैं लेकिन दोनों मिल करके सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। 90 प्लस 90 180। बात समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ध्यान देना, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है कोई भी एक एंगल है ना, उसके अंदर भी एक और रेज है। ठीक है, ठीक है, एक बात ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, ये कॉमन वर्टेक्स है ना। इस कॉमन वर्टेक्स से ये भी एक एंगल बन रहा है एंगल 1 और ये भी एंगल बन रहा है एंगल 2। तो हमेशा याद रखना एडजेसेंट एंगल ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब ध्यान देना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, जो कि ये देखो ये है कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि ये वाला जो है वो इसमें ये वाला पॉइंट आ रहा है और इसमें भी देखो ये वाला पॉइंट आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या होता है इसमें? कॉमन आर्म। कॉमन आर्म, ये देखो ये वाला जो है, अरे आर्म इंग्लिश नहीं, आर्म। ठीक है, हाँ, समझ में आया? तो ध्यान दो, ये देखो ये कॉमन क्या हो गया? कॉमन आर्म। इसका मतलब क्या है? ये जो आर्म है ये इस एंगल का भी देखो, इस एंगल में भी ये वाला पार्ट आ रहा था और इस एंगल में भी ये वाला पार्ट आ रहा था। तो जब भी कोई दो एंगल में, दो एंगल कटे हुए हैं, साइड बाय साइड है, तो साइड बाय साइड को ये एडजेसेंट बोल देते हैं। साइड बाय साइड है ना। अगर कोई तुम नहीं बोलना चाहते कि मेरे साइड में बैठा हुआ है तो बोल सकते मेरे एडजेसेंट में है ना। लेकिन उसके लिए एडजेसेंट के लिए एक बात याद रखना, उसका क्या होना चाहिए? एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। अब